विद्यार्थियों नमस्ते। विगत अंक में हमने कृदंत प्रकरण के अंतर्गत एति स्तुशास व्री द्रि जुषः क्यप इस सूत्र की व्याख्या की थी तथा इस सूत्र से संबंधित जितने भी रूप हमें सिद्ध किए जाने थे उनमें से हमने काफ़ी रूप सिद्ध कर दिए थे, जिनमें से था स्तुत्य है, इत्य है, जुष्य है, शिष्य है। ये रूप हम सिद्ध कर चुके थे। आज इसी सूत्र के अंतर्गत जो धातु शेष रह गई हैं, एति स्तुशास व्री द्रि जुषः क्यप, तो एति का हो गया उदाहरण हम कर चुके हैं, ऋण धातु से इत्य रूप बना चुके हैं। स्तु का हम स्तुत्य रूप की सिद्धि कर चुके हैं विगत अंक में। शास से शिष्य की कर चुके हैं। जुष धातु से जुष्य की कर चुके हैं। अब द्रि जो है धातु रह गई, इसकी सिद्धि आज हम इस अंक में करेंगे। आदृत्य आदृत्य रूप हम सिद्ध करेंगे। प्रक्रिया वही रहेगी सिद्ध करने की। धातु प्रत्यय परश्चय सूत्र का अधिकार करके आ उपसर्ग पूर्वक द्रि धातु से एति स्तु शास व्री द्रि जुषः क्यप से हमने क्यप प्रत्यय किया। क्यप प्रत्यय कृत्य संज्ञक है। तयोरेव कृत्य त खलर्तः सूत्रानुसार यहाँ पर यह कर्म अर्थ में होगा। अब उपसर्ग पूर्वक द्रि धातु से हमने सूत्रानुसार एति स्तुशास सूत्रानुसार हमने क्यप प्रत्यय किया। क्यप में से प की हलंतम से इत संज्ञा, क की लशक्व तद्धिते से इत संज्ञा होकर हमारा रूप रहता है आ द्रि और य। अब यहाँ पर गुण की प्राप्ति हो रही थी, किंतु कित परे है, इसलिए किंगति च सूत्र से यहाँ पर गुण का निषेध हो जाएगा और गुण का निषेध होकर यहाँ पर हमारा रूप रहता है आद्रि और य। अब जैसे हमने स्तुत्य रूप बनाया था उसी प्रकार से हम आदृत्य रूप भी सिद्ध करेंगे। तो आप स्मरण कीजिए, हमने स्तुत्य में कौन सा सूत्र लगाया था। स्तुत्य में हमने लगाया था ह्रस्वस्य पिति कृति तुक। ह्रस्वस्य पिति कृति तुक कहता है कि पित कृत प्रत्यय परे हो तो ह्रस्व को तुक का आगम होता है। पित कृत प्रत्यय परे हो तो ह्रस्व को तुक का आगम होता है। पित कृत प्रत्यय, कृत से तात्पर्य तो यहाँ पर कृदंत प्रत्ययों से है। पित हो वो कृदंत प्रत्यय कैसा हो, पित हो, प की इत संज्ञा उसमें हुई हो, ऐसा पित कृत प्रत्यय परे हो तो ह्रस्व को तुक का आगम होता है। फिर से समझने का प्रयास कीजिए। सूत्र कह रहा है कि पित कृत प्रत्यय परे हो, यानी कृदंत, कृत से तात्पर्य कृदंत प्रत्यय हो। कैसा कृदंत प्रत्यय हो, पित, जहाँ पर प की इत संज्ञा हुई हो, ऐसा पित कृत प्रत्यय परे हो तो ह्रस्व को तुक का आगम होता है। यहाँ पर आप देखिए आद्रि और य जो हमारा रूप बनता है, इसमें जो क्यप है कृत्य संज्ञक है, किंतु इसकी कृत संज्ञा जो है वो अक्षुण्ण रहेगी। यह मैंने आपको सबसे पहले जब कृत्य संज्ञक प्रत्ययों को मैं आपको पढ़ा रही थी, समझा रही थी, तब मैंने स्पष्ट कर दिया था कि जो कृत्य संज्ञक प्रत्यय हैं उनकी कृत संज्ञा अक्षुण्ण रहती है। इसलिए यहाँ पर ये कृत संज्ञक हैं, परंतु कृत संज्ञा इनकी बनी रहेगी, अक्षुण्ण रहेगी। इसलिए जो क्यप है हमारा प्रत्यय, उसमें
कृत्य संज्ञक होते भी वह कृत संज्ञक है, इसलिए पहली शर्त पूरी कि एक कृत है, कृत संज्ञक है क्यप प्रत्यय। दूसरा, कृत संज्ञक प्रत्यय कैसा हो, पित, प की इत संज्ञा हुई हो। तो क्यप में प की हलंत्यम से इत संज्ञा हो चुकी है, इसलिए हो गया पित। तो पित भी हो गया और कृत संज्ञा है इसकी, इसलिए पित कृत कहलाएगा। क्यप प्रत्यय क्या कहलाएगा, पित कृत, क्योंकि प की इत संज्ञा हुई है और कृत संज्ञा की है ही, इसलिए पित कृत परे है। पित कृत परे रहने पर ऋस्व को, जो आद्री का री है, ऋस्व है, इसको तुक का आगम हो जाएगा। तुक का आगम होकर हमारा रूप बनेगा आद्री, तुक और य। तो देखिए, तुलना करिए आद्रित्य और स्तुत्य की, इत्य की। इत्य और स्तुत्य में भी हमने ह्रस्व से पिति कृति तुक से तुक का आगम किया था। यहाँ पर भी वही समीकरण बन रहा है कि पित्त कृत परे है। क्यप में प की संज्ञा है, इसलिए पित्त है। कृत संज्ञक प्रत्यय है ही, इसलिए पित्त कृत परे होने के कारण ह्रस्व को तुक का आगम हो जाएगा, स्तुत्य की इत्य की भांति ही। और तुक का आगम होकर बनेगा आद्री, तुक और य। तुक में से अनुबंध लोप होने पर क्या बचता है, त, आद्री, त और य। रूप हमारा बना आद्रित्य। रूप बना हमारा आद्रित्य। विसर्ग वाला रूप बनाना है, इसलिए त्यः, शिष्यः, चुष्यः में हमने जो प्रक्रिया करी थी वही प्रक्रिया यहाँ पर भी रहेगी। कृत तद्धित समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा, सु औजस से यहाँ पर सु प्रत्यय की प्राप्ति, अनुबंध लोप होने पर सु में से बचेगा स। सजुषो रू से स को रुत्व, रू को अनुबंध लोप होने पर रू में से बचेगा र। खरफ सानियों विसर्जनीय से र को विसर्ग होकर हमारा रूप बनेगा आद्रित्य। तो आद्रित्य, स्तुत्य और इत्य में कोई भिन्नता नहीं है। जो स्तुत्य और इत्य में हमने रूप सूत्र लगाते हुए रूप सिद्ध किया था, वही हम सूत्र लगाते जाएंगे और रूप सिद्धि करते जाएंगे। आ उपसर्गपूर्वक द्वि धातु से हमने क्यप प्रत्यय किया। क्यप में से शेष रहा य, अनुबंध लोप होकर रूप हमारा रहा शेष आद्री और य। ह्रस्व से पिति कृति तुक से तुक का आगम किया, आद्री, तुक और य। तुक में से अनुबंध लोप करने पर शेष रहा त, आद्री, त और य। यहाँ पर मैं आपको बात बताना चाहूँगी कि यहाँ पर गुण नहीं होगा, किंगति जैसे गुण का यहाँ पर निषेध हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्यप जो है कित प्रत्यय परे है, इसलिए किंगति च सूत्र गुण का निषेध कर देगा। जैसे इत्य स्तुत्य में किंगति च सूत्र ने गुण का निषेध किया था, वैसे ही यहाँ पर भी कित परे होने के कारण गुण का निषेध किंगति च सूत्र से हो जाएगा और हमारा रूप आद्री, त और य रहकर रूप बनेगा आद्रित्य। स्तुत्य की तरह आद्रित्य रूप बनेगा, किंतु हमें विसर्ग का रूप बनाना है, तो कृत तद्धित समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा आदि कार्य होकर हमारा रूप बनेगा आद्रित्य। तो यहाँ पर हमने इस सूत्र की व्याख्या करी, एति स्तु शास प्रीद्री जुषः क्यप। इससे संबंधित जो हमें रूप सिद्धि करनी थी उन रूपों को हमने सिद्ध किया। अब हम इन सूत्रों को अच्छी प्रकार से जिनमें प्रयुक्त किए हैं उन सूत्रों को एक बार समझ लेंगे। ह्रस्व से पिति कृति तुक सूत्र क्या कह रहा है, ये कह रहा है पित्त कृत परे होने पर ह्रस्व का अवयव तुक होता है। पित्त कृत परे हो, पित्त कृत यानी ऐसा कृत संज्ञक प्रत्यय परे हो जिसमें कि प की इत संज्ञा हुई हो, तो ह्रस्व को तुक का आगम होता है। जैसे कि हमने यहाँ पर आद्रित्य में देखा कि यहाँ पर जो क्यप प्रत्यय था उसमें प की इत संज्ञा थी तो पित्त हो गया, और कृत संज्ञक है ही इसलिए पित्त कृत परे हो गया। द्रि धातु आद्री, आ उपसर्ग पूर्वक द्रि धातु से परे
पित कृत परे हो गया, पहली शर्त सूत्र की पूरी। ये पित कृत परे हो तो ह्रस्व का आगम आदरी में जो री है इसको तुक का आगम हो जाएगा, और इस सूत्रानुसार हमने तुक का आगम कर दिया। उसी प्रकार से शासिदंग हलो सूत्र पढ़ा था, जो कहता है कि अंग परे हो या हलाती कित या गित परे हो तो शास की उपधा के स्थान पर ह्रस्व इकार आदेश होता है। तो हमने जैसे शिष्य में देखा था, शास धातु से हमने वहाँ पर क्यप प्रत्यय किया था, तो वहाँ पर क्यप में ककीत संज्ञा करी थी, इसलिए क्यप जो था हलादी कित परे हो गया, हलादी कित परे हो गया। इसलिए हमने शास की उपधा जो आ है उसको ह्रस्व इकार आदेश करके शिष्य रूप बनाया था। तो शास इदंग हलो सूत्र कहता है कि अंग परे हो या हलादी कित या गित परे हो, ऐसा कित या गित परे हो जिसके आदि में हल हो, तो हलादी कित या गित परे हो तो शास की उपधा के स्थान पर ह्रस्व इकार आदेश हो जाता है, ये सूत्र कहते हैं। तो इस सूत्र की व्याख्या हमने आज समझी, ह्रस्व से पिति कृति तुक और शास इदंग हलो। इन सूत्रों को हम प्रयुक्त भी कर चुके हैं, तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि ह्रस्व से पिति कृति तुक को हमने स्तुत्य और इत्य में क्यों प्रयुक्त किया है, क्योंकि वहाँ पर सारी शर्त इस सूत्र की पूरी हो रही है। स्तुत्य में क्यप जो है पितकृत परे है, और जो तू का उकार ह्रस्व है उसको तुक का आगम हो जाता है ह्रस्व से पिति कृति तुक से। इसी प्रकार से शास इदंग हलो में जो शास से परे क्या प्रत्यय हो रहा है, और वहाँ पर हलादी कित परे हो गया ककित संज्ञा होने से, इसलिए शास की जो उपधा है आ है उसको हमने इस सूत्रानुसार ह्रस्व इकार आदेश करके शास को शिस कर दिया था और शिष्य रूप बना था। तो हम जब रूप की सिद्धि करते हैं तो साथ में ही हमें जो सूत्र प्रयुक्त करते हैं उन सूत्रों की व्याख्या भी उचित प्रकार से अच्छे प्रकार से समझ लेनी चाहिए, ताकि हम उन सूत्रों का प्रयोग करते समय यह ध्यान रख सकें कि जो सूत्र में बताया गया है वो सारी शर्तें यहाँ पर पूरी हो रही हैं क्या। यदि वह सूत्र की सारी शर्तें वहाँ पूरी हो रही हैं तभी हम उस सूत्र का प्रयोग वहाँ पर कर सकते हैं। और हमने ह्रस्व से पिति कृति तुक और शास इदंग हलो सूत्र का प्रयोग किया तो हमने देखा कि इन सूत्रों की जो शर्तें हैं वो वहाँ पर पूरी हो रही हैं, इसलिए हमने स्तुत्य में तुक का आगम किया और शिष्य में हमने शास धातु का जो आ उपधा था उसको ह्रस्व इकार आदेश किया था शास इदंग हलो सूत्र से। तो यहाँ तक हमने एति स्तु शास रीद्रि जुषः क्यप सूत्र से जो रूप सिद्ध होते थे उन रूपों की हमने इस अंक तक सिद्धि की है। अब अगले अंक में जो सूत्र हैं उन सूत्रों को हम समझते हुए उनकी सिद्धि अगले अंक में देखेंगे। धन्यवाद।